हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मानवाधिकार आयोग तथा साथ ही हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी क्लास है ये 10 मिनट क्लास है और साथ ही मैं आपको बता दूं ये आपकी कैसे रहने वाली है, रिवीजन क्लास है। कैसी है ये? आपकी रिवीजन क्लास है और आप चाहते हैं लास्ट में इसकी क्विज प्रैक्टिस करना, वो भी आप कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाकर बिल्कुल आपके लिए क्या है, फ्री रहने वाली है। और सुबह 8 बजे यानी कि 8 AM सुबह क्या है, यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, और संडे को एक क्लास टेस्ट होता है, वो भी आपके लिए करंट अफेयर का टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो संडे को जो करंट टेस्ट होता है वो भी आपके ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है वो भी आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हो, एकदम क्या है आपके लिए फ्री रहने वाला है। तो ये हम यहाँ पर कंपेरिजन के थ्रू करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो आयोग है, आप जानते हैं 10 दिसंबर 1948 की बात हम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हम कर रहे हैं। पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा अपनाया जाता है दिसंबर 1993 में। और आप जानते हैं, अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को करते हैं। अब हम दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि देखिए, अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देखें तो स्थापना यहाँ पर देखिए कब हुई है, 12 अक्टूबर 1993 को। जबकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हम करेंगे तो देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, अगर हम इसका पर्टिकुलर देखते हैं तो आप कह सकते हैं 18 जनवरी को शुरू हुआ है, यानी कि 18 जनवरी 1999 की बात हमने की है। और यहाँ पर अगर हम इसका नेचर देखेंगे, गैर संवैधानिक है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। सांविधिक है मतलब क्योंकि इसका गठन कानून के तहत हुआ है ना। और अगर अर्ध न्यायिक की बात हम करेंगे तो जांच कर सकता है, दंड देना जो है इसके पास नहीं है ये अधिकार। परामर्शदात्री मतलब कैसा है, सलाहकारी है। तो सेम चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो वही सेम चीजें आपको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मिलेंगी। कौन से कानून के तहत इसका गठन हुआ है, तो सेम ही कानून रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके कंपैरिजन हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, देखिए इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें इधर वही सेम आपका क्या हो जाएगा, तो CHRC यानी कि सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, RHRC मतलब राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, ताकि आपको याद रहेगा किसका करना है। तो CHRC में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर आपके अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले केवल कौन होता था, जो आपके रिटायर्ड है ना, पहले की बात हम करेंगे तो केवल कौन हो सकता था, सेवानिवृत्त अध्यक्ष और सेवानिवृत्त जो है आपके मुख्य न्यायाधीश हो सकता था। लेकिन अब अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। वही देखिए यहाँ पर एक अध्यक्ष, और एक अध्यक्ष जो होगा वो आपके हाई कोर्ट का मुख्य या फिर अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। मतलब ये जो प्रोविजन है कि अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, ये आपके 2019 के संशोधन के पश्चात किया गया है। फिर देखिए सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, सदस्य कितने होते हैं, 5, यानी कि जिसमें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त भी हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर न्यायाधीश भी हो सकता है, और 3 मानवाधिकार ज्ञाता और 1 महिला यहाँ पर जरूरी। साथ ही देखिए 7 पदेन सदस्य होते हैं। भैया पदेन सदस्य देखो कैसे याद करोगे, SC ST ये तो आपको साथ में रहता है, और SC ST के साथ OBC भी याद कर लो तो OBC याद हो गया। इसी के साथ आप अल्पसंख्यक याद कर लो, फिर महिला और बालक याद कर लो, यानी कि महिला आयोग और बाल अधिकार। फिर बच्चा कौन सा, दिव्यांग जन के लिए मुख्य आयुक्त। जबकि RHRC की बात करेंगे, इसमें क्या है, 2 सदस्य होते हैं, एक मानवाधिकारों का जानकार हो, दूसरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जिनको न्यायिक पृष्ठभूमि मतलब ज्यूडिशरी से जुड़ा हुआ हो, जैसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर अगर जिला न्यायाधीश, तो कितने वर्ष का एक्सपीरियंस जरूरी है, 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी होगा। वही सेम चीज आपके CHRC और ये आपके कौन सा हो जाएगा, RHRC। मतलब नियुक्ति की बात हम करेंगे, प्रेसिडेंट करता है, बोलो कितने सदस्य समिति होती है, 6 सदस्य। बोलो कौन होगा, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाएगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री,
लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर वो आपके साथ गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि आपको लगेगा राज्यसभा का सभापति, लेकिन सभापति नहीं उपसभापति होगा। अगर आपको याद नहीं रहे तो देखो ऐसे याद करो ना, ये आपका लोकसभा है, ये राज्यसभा, क्योंकि संसद की बात हो रही है। तो भाई यहाँ पर आपके कौन है, तो लोकसभा का बोलो कौन होता है, अध्यक्ष, और कौन होता है, प्लस यहाँ पर कौन होगा, विपक्ष का नेता। सेम यहाँ पर कि राज्यसभा की बात करेंगे तो कौन है, अध्यक्ष, और प्लस कौन हो जाएगा, विपक्ष का नेता। तो 4 तो यही हो गए, और 4 के अलावा बचा कौन, तो एक अपना पीएम है और अपना गृह मंत्री। तो ये आपके कितना हो गया, 6 यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर बात हम करेंगे तो राज्यपाल करता है नियुक्ति और 6 सदस्यीय समिति। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है वहां पर तो आपके कितना हो जाएगा, 6 सदस्य। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान चूंकि एक सदनीय है, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद का उल्लेख ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में क्या होगा, तो राजस्थान में केवल कितनी सदस्य होंगे, 4 सदस्यीय समिति होते हैं, जबकि वैसे 6। मुख्यमंत्री वही अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाता है। फिर हमारा राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा विपक्ष का नेता, विधान परिषद सभापति, और विधान परिषद का कौन हो जाएगा, विपक्ष का नेता यहाँ पर होगा। साथ ही देखिए कार्यकाल कितना है, तो 2019, और धारा कौन सी हो जाएगी, 24। यहाँ पर देखिए जरा मैं आपसे बात करूं, है ना, तो यहाँ पर धारा मैंने आपको अलग से याद करवा रखी है, तो आप अभी के लिए इनको ना भी याद करें तो एक बार के लिए स्किप कर देना, मैं आपको अलग से याद करवाऊंगी, क्योंकि अलग से पूरा हमने बता रखा है कि 3 से 70 वर्ष और पुनर्नियुक्ति योग्य होगा। मतलब पहले नहीं था तो ये पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन 2019 के संशोधन के पश्चात की गई है। 3 वर्ष 70 वर्ष, तो दोनों का ही सेम है भाई, कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष 70 वर्ष, और दोनों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, लेकिन 2019 के आप कहेंगे संशोधन के पश्चात। पद मुक्त कब हो सकता है, या तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे दे, या पद से राष्ट्रपति हटा दे, कब, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब जांच की जाएगी और वो दोषी पाया जाता है तब इनको यहाँ पर हटाया जा सकता है। सेम कहानी कि इधर त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है, लेकिन पद से हटाने की बात आएगी तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की जांच और दोषी पाए जाने पर। लेकिन ध्यान रखिएगा सस्पेंड, मतलब ये सेम कहानी अगर आप देख पा रहे हो तो आरपीएससी में भी सेम है कि हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा और सस्पेंड करने का काम कौन करेगा, गवर्नर। यही सेम आपकी किसमें है, आरपीएससी में भी आप ऐसे ही पढ़ते हुए ये वाला। साथ ही देखिए वेतन भत्तों का निर्धारण, मैंने कहा आपको सेक्शन अलग से बताऊंगी, तो आप इस पर ना भी ध्यान दें तो आपको याद रखना है। देखिए आपने कहा यहाँ पर वेतन भत्तों का निर्धारण और सेवा शर्त है केंद्र सरकार, और इधर भी आपके कौन करेगी जी, राज्य सरकार। इधर वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देते हैं, तो आप कहेंगे केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को, और उधर आपके कौन हो जाएगा, राज्य सरकार यहाँ पर होगा। साथ ही देखिए जब हम पदमुक्ति के आधार ढूंढे, तो भाई हटाने का आधार तो सेम ही हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, लेकिन किसका दोषी हो, कदाचार या अक्षमता का। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिना जांच के ही पदमुक्त कर दिया जाए, जैसे मान लो कि अगर वो कार्य क्षेत्र से बाहर कोई रोजगार है, दिवालिया हो जाए, शारीरिक मानसिक असमर्थता हो जाए, मानसिक विकृत हो जाए, या न्यायालय के द्वारा अपराध सिद्ध का दोषी पाया जाए। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली होगा, जबकि आरएचआरसी का कहाँ होता है, जयपुर होता है। इसके काम क्या क्या होंगे, तो देखिए जेल एवं बंदी गृहों का निरीक्षण करता है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता और रिसर्च वगैरह, शोध वगैरह कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो आपके एनजीओ वगैरह हैं, इनकी संगठनों की सराहना कर सकता है। जो भी आपके संधि है, इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट है, इनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर सकता है। न्यायालय में कोई लंबित मामला है उनमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंसा से संबंधित आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 वर्ष से कम समय के ही क्या होंगे, तो यहाँ पर मामले की जांच की बात हो रही है। प्रथम अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, शिवराज बी पाटिल हो जाएंगे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है, केजी बालकृष्णन हो जाएंगे। एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने क्या कहा कि मानवाधिकार संरक्षण आयोग क्या है, कागजी शेर, मतलब दंत विहीन है, मतलब कागज के समान शेर है, मतलब दहाड़ता तो है लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं है। तो वर्तमान अध्यक्ष आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा। जबकि देखिए
राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण आयोग की बात हम करेंगे तो देखिए पहले अध्यक्ष कौन है, कांता भटनागर। न्यूनतम कार्यकाल इनका ही रहा था। और मद्रास हाई कोर्ट की क्या है, न्यायाधीश भी रह चुकी है, मतलब मुख्य न्यायाधीश। सैयद सगीर अहमद की बात करेंगे, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और इसके जो है यहाँ पर नगेंद्र कुमार जैन सर्वाधिक कार्यकाल है। और त्रैमासिक जो है अपनी पत्रिका की बात हम करेंगे तो मानवाधिकार। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम इनका कार्यकाल तो 5 से 10 कैसे हो सकता है, तो भाई पहले तो कितना होता था, 5 वर्षीय होता था ना। अभी जो है कितना है, तो वर्तमान में 3 साल है। इस वजह से 2005 से 10 किसका होगा, तो नगेंद्र कुमार जैन का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मार्च 2000 में शुरुआत हुई कांता भटनागर। तो अब आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में कौन है, क्या गंगाराम मूलचंदानी है क्या, तो ये आपका होमवर्क रहता है कि वर्तमान में आप बताइए। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं बता रही हूँ तो मुझे नहीं पता होगा। कांता भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, फिर आपके कौन बने हैं, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण और फिर गंगाराम मूलचंदानी। वही देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सा, कि 2019 में जो संशोधन हुए थे उसके तहत क्या क्या प्रोविजन किए गए। पहले केवल उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था। इसके बाद इन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो भी बन पाएंगे। सदस्य संख्या पहले 2 थी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा 1 महिला की अनिवार्यता भी होनी चाहिए। कार्यकाल पहले 5-70 था, अब इन्होंने कहा 3 और 70 वर्ष में से जो भी पहले हो वो कार्यकाल हो जाएगा। क्या क्या इनके सामने चुनौतियां आती हैं मानवाधिकार आयोग के समक्ष, तो देखिए कोई मतलब अर्धसैनिक बल है और सैन्य, इनको क्या है कार्यसीमा में अलग रखा गया। जांच के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है ना। हालांकि आप कहेंगे कि स्वयं की एजेंसी, वो अलग बात है, बट वैसे अलग से कोई विशेष स्पेसिफिक अलग से नहीं है। मात्र सिफारिश का अधिकार, मतलब जुर्माना, सजा, क्षतिपूर्ति दे नहीं सकता। संसाधनों की अपर्याप्तता है, मतलब नाम इतना बड़ा दे दिया लेकिन आपने उनको रिसोर्सेज ही नहीं दिए हैं। और केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें 1 साल से कम हुआ है। तो ये भी तो क्या है, लिमिटेशंस ही तो हैं कि उसका क्षेत्राधिकार उतना बड़ा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब आप अपने उस पर कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या है सेक्शन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूंगी कि यहाँ पर अगर क्या है सेक्शन की बात हम करेंगे, ठीक है, तो ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से कैसे निकालना है। चलिए यहाँ से देखिए आप सीधा सीधा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप अलग से एक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो सीधा क्या पढ़ सकते हो, है ना। तो ध्यान रखेंगे NHRC एक्ट 1993। अच्छा हिंदी का डालू ना आपका, तो देखिए यहाँ पर जो मेन आएगा, तो मेन आपके इंडिया कोड का आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ये है आपका प्रोटेक्शन ह्यूमन ऑफ राइट 1993, ठीक है। तो ये जो आपका है, अब इसमें देखिए आप काम की चीजें निकालिएगा। अगर आप और एक्स्ट्रा मतलब आपका मन है कि पढ़ना चाहते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर आप कौन कौन सी बातें कर सकते हैं जो आपके काम की है। जैसे ये एक्ट है ना, इसमें आपने देखा कि किसकी बात हम कर रहे हैं, कमीशन की जैसे ही बात आई है ना, कि फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द कमीशन किस में है, 12 में है, मतलब रिलेटिंग टू इंक्वायरी 13 में, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है 14 के अकॉर्डिंग। तो सारे सेक्शन इसमें से आपको नहीं पढ़ने हैं, मैंने अलग से भी आपको याद करवा रखे हैं। बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना हो तो ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है, मतलब ये बेयर एक्ट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देखिए आपने अगर देखा तो आप कहेंगे धारा 21, मतलब मैंने कह दिया कि धारा 21 की बात हम करेंगे तो इसमें किसका गठन किया गया है, RHRC का गठन किया गया है ना। फिर अपॉइंटमेंट की बात आएगी, यानी कि नियुक्ति की बात हम करेंगे, कौन सी धारा आ जाएगी, तो आप कहेंगे धारा 22 में बोलो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात आ जाएगी कि अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति करता है। और फिर धारा 23 की बात करेंगे, तो धारा 23 में बताओ किसका दिया गया है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनके किसके बारे में बात की गई है, त्याग पत्र और हटाने की बात जो है, यानी कि त्याग पत्र और हटाना धारा 23 में हो जाएगा। जबकि धारा 24 की बात हम करेंगे तो राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या हो जाएगा, कार्यकाल यहाँ पर होगा। बोलो क्या हो जाएगा, कार्यकाल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फिर काम क्या है।
इनका सबका आप कर सकते हैं। अदर स्टाफ का क्या है, एनुअल स्पेशल रिपोर्ट की बात हम कर सकते हैं, है ना। कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा, जैसे आपको ये देखना है ना, यहाँ पर जैसे टर्म ऑफ ऑफिस दे सकता है, तो आप सेक्शन 24 पे जाइएगा और सीधा सीधा इसमें से आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए 24 क्या कहता है, ये तो इंग्लिश का है, आप हिंदी का भी निकाल सकते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस, a person appointed as chairperson shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 70। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 5 years, क्योंकि ये जब संशोधन नहीं हुआ था तब के बाद का है। A person appointed as a member shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment। मतलब reappointment यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सदस्य क्या नहीं कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता ऑफिस को, कब, अगर उसने 70 ईयर्स, मतलब इसका मतलब समझ में आया कि अगर उसके 70 वर्ष हो गए। एक तो मैंने कहा कि उसका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसने अपनी जिंदगी के 70 वर्ष कर लिए और वो 71 में लग गया, तो फिर 70 वर्ष के बाद उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन वैसे उसने 3 साल काम करा है, लेकिन उम्र उसकी 65 है, तो फिर उसके बाद उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इस बात का मतलब ये यहाँ पर होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसको पढ़ना, थोड़ा पढ़ोगे तो और भी कभी आपका क्या नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। कौन करता है, कौन अपॉइंटमेंट, सारी चीजें मैंने आपकी यहीं से ली है, तो गलत होने के क्या है, कोई चांसेस नहीं है। जो किसी बच्चे के मन में डाउट आए कि मैडम ये नहीं है इसमें ये है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इसी से ली गई हैं। क्या क्या काम करता है, ये सारी बातें, ऑफिसर अदर स्टाफ की बात। एनुअल रिपोर्ट देखो, द स्टेट कमीशन शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड मे एट एनी टाइम सबमिट स्पेशल रिपोर्ट और एनी मैटर which in its opinion of such urgency or importance that it should not be deferred till submission of annual report। तो सब कुछ मैंने यहीं से लिया है, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैडम यहाँ पर तो क्या है, आपकी कुछ चीजें गलत हैं। जैसे देखो, इसलिए मैंने आपको दिखाया है, अदरवाइज यहाँ पर दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये सारी चीजें जो आपकी है ना, ये सारी चीजें जो आपकी हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपने यहीं से की है। अब यहाँ पर आप और क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर आपने मेंबर का कर दिया, डिस्चार्ज क्या करता है, ठीक है। टर्म आपने धारा 24, ये मैं जानबूझ के बता रही हूँ आप, ताकि आप देख पाओ कि कंटेंट यही का है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की बात हो जाएगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट की धारा 22 की बात हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर अपन कहेंगे कि और क्या करता है, तो आप कहेंगे अपॉइंटमेंट की बात आ जाएगी, और हेड क्वार्टर कहाँ होगा, देखो ये लिखा हुआ है, और वायलेशन ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपकी क्या है, लिखी हुई है, क्या होना चाहिए, नॉलेज वगैरह सब यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कौन डिसाइड करेगा, वही देखो एनुअल रिपोर्ट, ये आपके सेंट्रल उसका आ जाएगा, ह्यूमन राइट कमीशन का प्रोसीजर क्या है, आर्म फोर्स, ये सब कुछ देखो इसमें आ जाएगा क्या क्या होगा। तो हर चीज पढ़ने की नहीं होती है, इसमें से भी आप काम का निकाल सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन छोड़ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या कर सकता है ना। फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप चाहें तो ये वाला भी, जरूरी नहीं ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है, मतलब आपका मन करे तो आप इसमें से, मैं बता रही हूँ क्या क्या आपके पढ़ने का हो सकता है। फंक्शन एंड कमीशन, है ना, फंक्शन एंड और क्या क्या काम होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी अलाउंसेज जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके चेयर सैलरी सच एज में भी प्रिस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब यहाँ पर किए जाएंगे जो भी दे रखे हैं, तो उधर आपके कौन कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इन्फॉर्मेशन कमीशन होता तो दोनों तरफ केंद्र सरकार करती है, ठीक है, चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको लगे कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, सिर्फ ये रिवीजन क्लास है, मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।